हमने आज अपना भाई खोया, सलीम सिद्दीकी हमारे भाई, वो आदमी हमारा भाई एक आवाज पे हमारे लिए 24 घंटे खड़ा रहा और हर समय उसके जबान पे यही बात थी जो जिसको लेकर हम लोग घूम रहे कि हम किस तरह से अपनी ताकत बना के चंद्रशेखर आजाद को यहां से ताकत। रात जब उसको हार्ट अटैक आया, उससे पहले भी उनके एक रिश्तेदार जो उसके आए हुए थे, उन्होंने भी आज मुझे ये बात बताई कि जब हमने खाना खा लिया तो मुझसे यही कह रहे थे कि भाई मुझे भाई का बड़ा प्रोग्राम करवाना नेटवर्क में, तो मैं उसकी तैयारी में लगा। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं, तो मेरी ये जिम्मेदारी थी कि जिसका मैंने हाथ पकड़ा है मैं उसका हाथ पकड़ के रखूं, उसको अकेला ना छोड़ूं। आज मैं वहां गया और उनके परिवार को विश्वास दिला के आया कि आप ये मत समझना कि आप अकेले, चंद्रशेखर आजाद हमेशा आपके साथ। मगर आज मैंने कुछ देखा भी यहाँ, ये भी कड़वा सच है। अगर ये मुझे उन्हीं लोगों ने बताया कि अगर नेटवर्क के आसपास कोई अच्छा अस्पताल होता तो उनको सलीम भाई को लेकर धामपुर की तरफ नहीं भागना पड़ता। तो अगर कोई अच्छा इमरजेंसी हॉस्पिटल होता तो शायद सलीम भाई आज हमारे बीच होते और यही हमारे साथ बैठे। मैं इस बात को लेके उन नेताओं के बारे में भी सोचता हूं जिनको आपने ताकत दी कि 75 साल में कोई महसूस नहीं हुआ कि लोगों को एक हॉस्पिटल की भी जरूरत है। भाई इस देश में हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो उनके हिसाब से कानून बने तो उनके हिसाब से भी चलना पड़ता। फिर ये मुल्क आजाद हुआ, आजाद आसानी से तो नहीं हुआ, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ी। बहुत सारी तहरीकें चली, रेशमी रुमाल तहरीक चली, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ी, जद्दोजहद हुई, हजारों लोगों ने जान दी, शहीद हुए लोग, तब जाके आजादी आई। लेकिन आजादी आने से अधिकार नहीं मिले। अधिकार मिले जब इस देश में भारतीय संविधान लागू हुआ, वो संविधान जब मुझे, आपको, हम सबको ताकतवर बनाता। आज हम ये जरूर कह रहे हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम संविधान को बचाएंगे, लेकिन सच ये है कि वो संविधान ही हमें बचाता है, वो हमारी जरूरत है। वही संविधान ये बताता है, जब हमसे कागज मांगे जाते हैं नागरिकता पे, वही संविधान में बताता है कि देश का हर वो व्यक्ति जो 1947 के समय यहाँ था वो इस देश का नागरिक है, उससे कोई कागज नहीं मांग सकता। वही संविधान आपको और मुझको धार्मिक आजादी देता है कि आप मस्जिद में जाके अपनी पूजा अर्चना उपासना कर सके, इबादत कर सके। और हमें यहाँ गुरु घर में चाहे सतगुरु रविदास जी महाराज या बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भी हम लोग माल्यार्पण कर सके, इनके अपने धार्मिक उत्सव को। ये आजादी हमें कोई सरकार नहीं देती, ये संविधान देती। हमें और आपके बच्चे, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, मजलूमों के बच्चे पढ़ सके। इस देश में जिनको कुछ नहीं करने दिया, उनको कुर्सी पे नहीं बैठने दिया, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बनाता है भारत का संविधान। मगर आज जो सरकार है, ये सरकार इस देश में अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। उनका एजेंडा ये है कि जो गरीब है, मजलूम है, कमजोर है, और अगर धर्मों जातियों के आधार पर कहूं तो दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, आदिवासी हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध है, ईसाई हैं, उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आजादी को कमजोर करके उनको इस अपने मुल्क में गुलाम की तरह रहने के लिए मजबूर करना चाहता है। वो चाहता है कि चंद लोग राज करें और बाकी लोग उनके गुलाम बन के देश में जिए। आप महसूस करो, पिछले 10 सालों में कुछ बदला है। अब कानून जनता से पूछ के नहीं बनते, अब जनता के खिलाफ बनते। कभी NRC पे कानून बन के आता है, कभी SC ST एक्ट को खत्म कर दिया जाता है, कभी किसानों के खिलाफ कानून बन जाता है, कभी ड्राइवरों के खिलाफ कानून बन जाता है, कभी व्यापारियों के खिलाफ कानून बन जाता है, कभी नोटबंदी हो जाती है। और इन सब के फायदे गरीबों को नहीं मिलते हैं, इन सब के फायदे मेरे को मिलते हैं। आपने देखा कोरोना काल में देश का आम आदमी रोटी के लिए तरस रहा था, लेकिन अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ रही थी। ये सारा एक गठजोड़ है। पैसे वाले लोग राज करें और गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर इस देश में गुलामों जैसी जिंदगी जिए, उसके लिए एक षड्यंत्र है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। इलेक्ट्रल बॉन्ड था क्या कि पैसे वाले लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, उद्योगपति लोग पैसा देते थे, उस पैसे से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पैसा बैठकर सरकार बनाती थी। और जहां नहीं बना पाई वहां विधायक खरीद के, तोड़ के, खरीद फरोख्त करके बनाती थी। अगर कोई नेता ऐसे नहीं टूटता तो CBI इनकम टैक्स लगा देते हैं।
और जो मेरे जैसा इनसे भी नहीं डरता उसके ऊपर उसकी हत्या कर देते हैं। कितने नेताओं की हत्या होगी आपके सामने सरेआम। तो पिछले कुछ सालों में हमारा देश बदल गया, जहां हर कमजोर मजलूम वोट की ताकत, एजुकेशन की ताकत से आगे बढ़ रहा था, वो गरीब के घर में भी अच्छी रोटी आने लगी थी, उनके बच्चे भी रोजगार करने लगे थे, तालीम हासिल करने लगे थे। उन सबके रास्ते रोक के उनको मजबूर कर दिया गया अपने ही मुल्क में। जब राज उनके पास है तो देश भी उनके साथ चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी बहस होगी। कहीं क्लेम कर दो, किसी को अपना बता दो, उसी पे कोर्ट चले जाओ, कोर्ट से अपने पक्ष में ऑर्डर करा लो। आप तो मुल्क में यही चल रहा है। इस नाइंसाफी को रोकने के लिए आपने 75 साल में, मैं माफी चाहते हुए कहता हूं, कोई भी ऐसा मजबूत आदमी नहीं खड़ा किया जो जुल्म के खिलाफ ईमानदारी से आवाज उठा। अगर आपने खड़ा किया होता तो कोई तो होता जो देश की पंचायत में खड़े होकर से सवाल पूछता कि इस देश के गरीब खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है, लेकिन आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं करते। आपने महसूस किया, आप अखबार पढ़ के देखो, पिछले 10 साल में 10 लाख करोड़ रुपए अमीरों का माफ हुआ है। और गरीब पे अगर 10,000 रुपए का बिजली का बिल हो जाए, 5,000 रुपए, तो कनेक्शन भी काट देंगे, भगवान लिख देंगे, नीलामी का ऑर्डर भी चिपका जाएंगे, कुड़की का ऑर्डर भी चिपका जाएंगे। किसान अगर 10,000 रुपए का कर्ज ना चुका पाए तो जेल पे बंद कर देंगे, फसल पे कुड़की कर देंगे। अभी अभी एक किसान यहां मरा मवाना में, अगर आपने देखा उसकी फसल पे बुलडोजर चला दिए। अब कानून की कोई जरूरत ही नहीं है, कोर्ट की कोई जरूरत नहीं, बुलडोजर चल जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण हम लोग हैं। ये लोकतंत्र है, जिसका वोट होगा उसका राज होगा। आपके पास वोट भी है, राज आपका है नहीं, क्योंकि आप वोट को सोच समझ के वाकई में नहीं देते। बिल्कुल, आप वोट को जज्बात के साथ देते हैं, आप वोट को डर के देते हैं। मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं, मैं इन लोगों का तो बहुत धन्यवाद है, डर के नहीं देते वोट, नहीं देते। इस देश का दलित समाज, पिछड़े वर्ग के लोग डर के नहीं देते वोट। हम वोट की वैल्यू समझते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के चाचे बच्चों कुर्बानी से वोट मिली, हम इसको समझते हैं। हम वोट ताकत बनाने के लिए देते हैं, हम वोट अपने भविष्य को ध्यान में रख के देते हैं, अपनी औलादों को ध्यान में रख के देते हैं, अपने लिए अधिकारों को ध्यान में रख के देते हैं। बहुत बढ़िया। वो एक अलग बात है कि जिनको हम वोट देते हैं वो नाइंसाफी कर रहे हैं। 2009 में पहली बार चुनाव हुआ, यहां से आपने यशवीर सिंह जी को बना के भेजा। 2014 में चुनाव हुआ, यशवंत सिंह जी बन के गए, और अब आपने डर के कहा नहीं भाजपा ये कर देगी तो आप गठबंधन के उम्मीदवार को जिताओ, तो आपने हरीशचंद्र साहब को जिता दिया। यहां बैठे आप लोग, इस गांव के लोग, बताओ, आपकी वोट लेकर ताकतवर होके जिसको आपकी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए, कभी आपकी गली बस्ती पूछना है कि आपके बच्चों को कभी पलट के उसने देखा? आप बताओ, तो क्या आपने उसको तनख्वाह लेने के लिए एमपी बनाया था? क्या आपने जब जुल्म हुए, एनआरसी आया, जब मुसलमानों से कागज मांगे गए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितनी अच्छी बात कही कि मुसलमान खुद तो घर में घुस गए, अपनी बहन बेटियों को सड़कों पर बिठा दिया। जब आपके साथ हो रहे अन्याय पे देश हंस रहा था, तब ये नेता जिनको आपने वोट दिया कहां खड़े थे? आप पूछो अपने आप से। तब वो भी आप पे हंस रहे थे, क्योंकि वो भी आपको ऐसा ही मानते हैं जैसा दुश्मन मानते। जब 2 अप्रैल 2018 में आपके एससी स्टेट को कमजोर करने का प्रयास किया, तो सारे नेता कह रहे थे हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि 17 भीम आर्मी के नौजवानों ने बलिदान दिया था उस दिन, और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया। जब भी उत्तर प्रदेश में देश का कोई कोना, आप नौजवान लोग फोन चलाते हैं, जब भी किसी गरीब पे, मजलूम पे, किसान पे, पहलवान बेटियां हो, मजदूर हो, नौजवान हो, कोई भी मजलूम हो, अगर उसके साथ अन्याय होता है तो बताओ भीम आर्मी सबसे पहले खड़ी होती है, नहीं होती? आप लोग उसका हौसला बनने का, उसकी हिम्मत बनने का काम करती नहीं। अभी आपने मुझे सिर्फ सड़क की ताकत थी तो मैंने सड़क पे आपकी लड़ाई लड़ी। जिस दिन आप मुझे वोट की ताकत दोगे तो आपका अकेला चंद्रशेखर आजाद अगर 100 एमपी में भारी न पड़ा, तब आप मुझे बताओ। उस पंचायत में फैसले होते हैं कि नौकरी किन को मिलेगी, रोजगार किन को मिलेगा, बिजली के दाम क्या होंगे, पानी के दाम क्या होंगे, गैस के दाम क्या होंगे, खेती किसको मिलेगी, फसल के दाम क्या होंगे, उस पंचायत में तय होता, सड़कों पे नहीं तय होता। किसान 13 महीने बैठे रहे, 700 किसानों के साथ प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला, वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हम भूल जाते हैं, हम 2-3 महीने भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त कमजोर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्पेशली दलित समाज के लोगों से, क्या आप इस देश में गरीबी, बेबसी, लाचारी में जीने के लिए पैदा हुए? नहीं। क्या आपके महापुरुषों ने अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान इसलिए दिया था कि आजादी के 75 साल बाद भी आपको सर ढकने के लिए अच्छे घर में नसीब हो पाए?
क्या आपकी तालीम के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए जो स्कूल खोले गए थे, आज उनको सरकार निजीकरण करके बंद कर रही है, सारे स्कूल बंद कर रही है, तो गरीब के बच्चे कहां जाएंगे? अगर आप पढ़ो लिखोगे नहीं तो मेहनत मजदूर से ज्यादा क्या कर पाओगे? आज हम थोड़े बहुत अगर आगे बढ़े हैं तो जो सरकारी नौकरी आरक्षण में हमें मिली उनकी वजह से मिली। फिर 90 में मंडल कमीशन आया तो मुसलमानों में भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण मिला, उनको भी नौकरियां मिली, उनके लोग भी सिस्टम में जाकर बैठे। जब तक आपका आदमी सिस्टम में नहीं होगा तो फिर आपके हक अधिकार की बात करेगा कौन? फाइल पे आपकी उस पर साइन करेगा कौन? ठीक है, तो मैं देर से आया इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं देर से नहीं काम कर रहा हूं। मैं तो पिछले 11 साल से एडी चोटी का जोर लगा के, और जितना मेरे अंदर जान है उतनी जान लगा के इस देश में फिरकापरस्ती, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ, लुटेरों के, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं। और जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा मैं लड़ता रहूं। अगर आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने हालात के बारे में सोचते हैं, और मुल्क में आगे जो होने वाला उसके बारे में आपकी निगाह है, तो कम से कम अपने नस्लों को ध्यान में रख के फैसले लीजिए। ये लोकसभा यहाँ की 64% आबादी शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम समाज की, वो चाहे अपने दम पे भी बना सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन इस लड़ाई में तो जो मैंने काम किया है, पहलवान बेटियों के लिए, जाट समाज के लोगों के लिए, बैकवर्ड के लोगों के लिए, 69 शिक्षक भर्ती में 6800 नौकरियां दिलाने के लिए 4 दिन मैंने आंदोलन किया, सरकार को मजबूर किया। आपने भी आपके गांव में से बच्चों ने पेपर दिए होंगे पुलिस की भर्ती के। ये उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है, पेपर बाद में आता है, उत्तर पहले आता है। गरीबों का खून चूसने वाली सरकार 400 रुपए फार्म पे लेके 200 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा करने वाली सरकार ने इस बार फिर भर्ती के नाम पे नौजवानों को ठेंगा दिखाने का काम किया। और ये भर्ती नहीं थी, ये षड्यंत्र था कि 48 लाख लोग इनकी भर्ती को फंसा दिया जाए और फिर इनसे कहा जाएगा अब इस भर्ती को पूरा कराना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। ये सवाल ये है कि ये इनका एकमात्र मकसद सत्ता में बैठना, सत्ता में बैठ के पैसे वालों के लिए काम करना है। ये ना ही गरीबों के जैसे कल थे ना ही आज, और ये तो इस मुल्क के जैसे भी नहीं है। मुल्क तब मजबूत होगा जब मुल्क में रहने वाला हर व्यक्ति मजबूत होगा। क्या हमारी बहनें माँ अपने दिल पे आदत से बताएं कि आज भी आपको ईमानदारी से वो सुख सुविधाएं मिल पा रही है जो इस देश का नहीं ले रही? सच ये है कि अगर मेहनत मजदूरी ना करें तो रोटी की व्यवस्था भी ना हो। सच ये है अगर बच्चों की शादी करनी पड़ती है तो कर्ज लेना पड़ता है। सच ये है अगर बीमार कोई हो जाए तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती है या कर्ज लेना पड़ता है, जबकि आपके टैक्स के पैसे से सरकार चलती है। आपको एहसास नहीं है। दुश्मन जानता है कि अगर पढ़े लिखोगे तो सवाल करोगे, पढ़े लिखे बच्चे समझने लगे, इसलिए रात को 10 बजे झंडा लेके घूम रहे जय भीम जय भीम करते हुए। ये पागल नहीं है, इनकी समझ में आ गया कि इस मुल्क में हमारी हिस्सेदारी है, इस मुल्क में हमारी ताकत है, इस मुल्क को हमें बचाना है। इनकी समझ में आ गया है, आप भी समझ जाओ। दुश्मन पहले से बहुत चालाक था, उसको पता था पढ़ लिख लेंगे सवाल करेंगे। आपको नहीं पता है, आपका आप 1 रुपए का सामान खरीदते हो 28 पैसे का टैक्स जाता है सरकार के पास। अगर एक परिवार एक महीने में 5000 रुपए खर्च करता है, 5000 सामान खरीदता है तो 1400 रुपए सरकार खाते में जाते हैं। आप एक मोबाइल ही खरीद लोगे 10,000 रुपए का तो 2800 रुपए सरकार खाते में जाएंगे। उसी पैसे को आपके ऊपर लगाती है। 2800 रुपए आपसे महीने में लेते हैं और 200-400 रुपए का राशन देकर आपको एहसास कराते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। आपका पैसा आपके ऊपर लगा के आपको एहसास कराते हैं, क्योंकि गरीब लोग बेचारों के उनके पेट की भूख है तो वो राशन लेके सोचते हैं सरकार ने हमारा बहुत बड़ा काम। तो पिछले तो ये भी नहीं करते थे। सच ये है, ये राशन भी इसमें मिलने लगा है कि अब लोग पढ़ने लिखने लगे, समझने लगे चीजों को। आप ये बताओ नौजवान भाइयों, क्या इस देश में जब अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे तो भी हम राशन खा लेते थे? नहीं खा लेते थे। लेकिन आज अगर हम इस देश में गुलामी की बेड़ियां काट के संविधान के साथ जी रहे हैं तो भी हमें राशन की लड़ाई लड़नी है, शासन की लड़ाई लड़नी है? बताओ। जिनके पास शासन होगा उनकी दाढ़ी पकड़ के कोई पीटता नहीं है उनको। जिनके पास शासन होता है उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय नहीं होता। जिनके पास शासन होता है उनके घरों में बुलडोजर नहीं चलता। जिनके पास शासन होता है उनको हर काम के लिए किसी आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। जिन्हें हाथ फैलाने में आनंद आने लगा वो कभी शासन नहीं करता। और जिनको ये समझ आता है कि हाथ फैलाना जो काम है वो भिखारी का है, जिनके दिलों में आ गए फिर वो इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं।
तो मैंने तो इस लड़ाई को जब तक मैं लड़ सका लड़ा, और अभी भी लड़ रहा हूं। आज सड़क पर लड़ूंगा, आप लोगों के सहयोग से आपने मदद की, पार्लियामेंट जाके लड़ूंगा, जितनी ताकत होगी उतनी ताकत से लड़ूंगा, और जालिम का सामना उतनी ताकत से करूंगा। और जब तक इनकी गरीबी, बेबसी, ये जो कमजोर लोग, ये जो मजलूम लोग हैं, वंचित लोग हैं, जब तक इनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं दिला देता, मैं तो लड़ता रहूंगा। मैं आपका वो नेता नहीं जो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डर जाए, मैं आपका वो नेता नहीं जो मुकदमे जेल से डर जाए। मेरी तो जितनी उम्र भी नहीं है उससे ज्यादा मुकदमे मेरे ऊपर, और मैं उनसे नहीं रुका सीबीआई तो मुझे गोली मारी मुझे। यहाँ मेरे लोग जानते हैं कि किस तरह से मेरे खून से होली खेली गई, लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूं, क्योंकि अभी जिसने कुदरत ने ऊपर वाले ने मुझे जिंदगी दी है, क्योंकि जिंदगी उनके हाथ में नहीं, मौत जिंदगी इज्जत जिल्लत उनके हाथ में नहीं, वो तो उसके हाथ में जिसने जिंदगी दी। अभी उसने मुझे जो मेरा काम यहाँ, जिस काम के लिए उसने मुझे भेजा पूरा नहीं हुआ, इसलिए अभी उसने मुझे बुलाया नहीं। जब तक वो मेरा काम पूरा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे चुना इस लड़ाई को लड़ने के लिए, कि जहां इस देश में हर कमजोर दलित को, मजलूम को, मुसलमान को, पिछड़े को, आदिवासी को अपने हक अधिकार से महरूम किया जा रहा है, तो किसी न किसी को तो वो ताकत देगा कि वो इस लड़ाई को लड़े। आप जानते हैं जब फिरौन पैदा होते तो हजरत मूसा भी पैदा होते हैं, ये उसकी मर्जी होती है, इसमें आपका कोई रोक नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जिम्मेदार समझदार बन जाओ। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा, ये वास्तविकता में जैनी ने बहुत जबरदस्त बात की, ये करोड़ों की लड़ाई है। अगर संविधान नहीं बचा तो हम लोग नहीं बचेंगे, ये सच है, क्योंकि संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया। वोट का अधिकार में आपकी बस्ते में पैदा नहीं आया कोई, आप भूखे रहो कैसे रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अब हम पे समय नहीं है कि हम किसी का इंतजार करें, हमें अपनी लड़ाई अपने पैरों पे खड़े होकर लड़नी है। और अगर हम अपने पैरों पे खड़े होकर नहीं लड़ सकते तो हम इस देश में गुलाम से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब गुलाम का काम होता है गुलामी करना, लेकिन मैं मानता हूं मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, ना मैं गुलाम हूं, ना गुलाम था और ना गुलाम रहूंगा। और मैं प्रयास करूंगा कि इस गुलामी से अपने लोगों को आजादी दिलाने के लिए उनको तैयार करूं। मेरी बहुत सारी बहनें माएँ ऊपर छत पे इधर मत आना, कोई ईद गिर जाएगी, इनमें से किसी को चोट लग जाएगी, घर जाकर कहेंगे हमारा सर फुड़वा देंगे। इतनी पक्की दीवारें नहीं है तुम्हारी, मैं जानता हूँ। सच ये है, आप यहाँ बैठे अपने घरों पे जाकर देख लो, बहुत सारे मकान ऐसे होंगे जिनकी चिनाई गारे से हो रखे होंगे। सच ये है, अगर मेहनत मजदूरी नहीं करोगे तो बच्चे रात को भूखे रहेंगे। सच ये है, हर चीज के लिए आंखों में तो बहुत सपने हैं, लेकिन वो सपने जिस तरह कुचले जाते हैं आप मुझसे बेहतर हैं। मैं तो प्राइमरी स्कूल के एक हेडमास्टर का बेटा हूं, मेरी धन्ना सेठ का बेटा नहीं। ना मेरे पिताजी कोई नेता थे, मेरे पिताजी तो एक टीचर थे। उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए और अपने अंत समय में जो उन्होंने मुझसे कहा, मैं उस काम को पूरा करने के लिए निकला, और जब तक मैं उस काम को पूरा नहीं करता तब तक मैं लगता हूं। चाहे इसमें मेरी एक नहीं 1000 बार जांच चली जाए, इस समय चीज की चिंता मैं करता है, क्योंकि आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता। तो ये जो मेरी बहनें माएँ पर बैठी, मुझे बस एक बात का जवाब दो, इस गरीबी में कि जिंदगी को बदलना है नहीं बदलना है, या इस गरीबी बेबसी में पूरी जिंदगी काट देनी है, तो फिर इसको काटने के लिए आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। करोगे नहीं करोगे मदद, बता। तो लोकतंत्र में मदद कैसे होती है बता? राजतंत्र में राज कैसे बदले जाते थे पता आपको? चुप हो गए, सुन लो। राजतंत्र में राज ऐसे बदले जाते थे कि दोनों राज्य की सेनाएं आमने सामने लड़ती थी, हजार लोग एकत्र होते थे, हजारों की कुर्बानियां होती थी, वो धरती रक्त रंजित हो जाती थी, खूनम खून। तब जाके एक राज को बदल के दूसरे राजा का राज काबिज होता। लेकिन लोकतंत्र में तो आप वोट दे दो, राज काबिज हो जाए, कुछ भी नहीं करना है, बटन नहीं दबाना है, पहले बैलेट दबाना था, बटन दबाना है। और एक संदेह बड़ा फैला कि भाई ईवीएम से वोट की चोरी हो रही, तो उसमें भी कोई नहीं लड़ा, जो जितने सेकुलर दल है सब लोग, कोई नहीं लड़ा। उसके लिए आवाज भी हम लोगों ने उठाई, उसके लिए भी हम और हमारे साथी अभी भी मोर्चा ले रहे हैं दिल्ली में, और अभी भी हम एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। हो सकता है इसी बार बैलेट पेपर से चुनाव हो, आपकी वोट के साथ जो चोरी हो रही है वो भी बंद हो जाए। ये भी हम इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन
जो लोग वोट की चोरी कर रहे हैं इनको भी कुर्सी को उखाड़ने का इंतजाम आपको करना है, क्योंकि अगर ये ताकत में बैठे रहे तो ताकत का दुरुपयोग करेंगे ही करेंगे। तो आपको इनको भी ताकत से खत्म करना है, इनको भी हटाना है और ऐसे लोगों को ताकत देनी जो लड़ाई लड़ सके। ठीक है, तो आप बताओ इस लड़ाई में कौन कौन हमारी मदद करेगा? हाथ उठा के बताओ। जो दोनों हाथ उठाएगा उसी की मानी जाएगी, एक हाथ उठाने वाले की कोई नहीं मानेगा। अच्छा नीचे करो हाथ। देखो एक सेकंड और सुन लो, एक मेरे मन में शंका, उसको भी दूर करो। ये जो वोट का अधिकार है ये मुफ्त में तो मिला नहीं है। क्या ये वोट का अधिकार मुफ्त मिला? ये वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। वो बाबा साहब की टर्मोलॉजी आपने, उनके 4 बच्चे कुर्बान हुए तब हमें वोट का अधिकार मिला। ठीक है, ये चंद्रशेखर ही खुलवाएगा अस्पताल, तभी तेरी बीमारी ठीक होगी, वरना घुटने तेरे काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि भाई इनके पास वोट है, हमारे पास नोट है, इनकी वोट को नोट से खरीदेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी वोट को बेचोगे? क्या आप अपनी वोट को दुश्मन को बेचोगे? एक बार और सुन लो, माननीय काशीराम साहब कहते थे कि वोट का अधिकार बेचने के लिए नहीं मिला, वोट को, वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए मिला। उन्होंने ये भी कहा कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। तो आप ये बताओ, कोई अपनी बहन बेटी को बेचता है? तो अगर कोई, ये बिटिया शांति से खड़ी जाओ, अगर कोई अपनी वोट को बेचता है तो वो अच्छा आदमी हो सकता है क्या? अगर 1000-2000 रुपये आपको देके आपकी वोट को खरीदें, कितने दिन चल जाएंगे 1000-2000 रुपये? ये 1000-2000 रुपये 10 दिन चल जाएंगे, लेकिन अगले 4 साल 11 महीने 20 दिन तो आपको मेहनत करके खाना है। तो फिर अपनी वोट को बेचना बंद करके अपनी वोट की ताकत बनाओ, जिससे कि आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे, हमारी औलादें और इस मुल्क में किसी गरीब बच्चों के साथ अन्याय ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो। ठीक है, अभी तो गरीब को अगर मुफ्त में जहर भी मिल जाए तो वो उसको भी ले जाएगा। पैकेट में आप जहर पैक करके दे दो और कह दो मुफ्त में है, तो गरीब उसको भी ले जाएगा। समझ रहे? ये हो गई हालात, इसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। तो आप बताओ, कोई किसी की बातों में आके किसी दुश्मन को वोट तो नहीं देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ पहले, ऐसे नहीं मालूम। ये वाली माँ बस ये नहीं उठा रही आप। अच्छा, अब आखिरी बात बताइए, आपने मुझे देख लिया सब लोगों ने, आप मेरी मदद कराओगे, साथ दोगे भी दोगे? पक्का? दोनों हाथ उठा कर दिखाओ ऊपर वाले। अच्छा एक बात सुनो भाई, तुम आगे पीछे हो जाओ, तुमसे कह रहा हूँ भाई पीछे हो जाओ। हाँ, गिर जाओगे तो फिर हमें मदद करनी पड़ेगी। तो ये बताओ मेरी बहनों माओ से मैं पूछ रहा हूँ, अब मदद करने के लिए आपको निशान भी पता होना चाहिए। क्या निशान है हमारा बताओ? जोर से बताओ, जोर से। इतनी कम आवाज की रोटी नहीं खाई क्या? मैं तो और लेट आएगी तो रोटी खा लो आराम से। क्या है हमारा निशान बताओ? इस केतली को वोट दोगे तो कौन ताकतवर होगा? तो हम ताकतवर होना चाहते नहीं होना चाहते? आप बताओ हमारा चुनाव निशान क्या है? जोर से बताओ, आप बताओ हमारा चुनाव निशान क्या है? अगर केतली को वोट दोगे तो हम लोग ताकतवर होंगे नहीं होंगे? जब हम लोग ताकतवर होंगे तभी तो जुल्म होना बंद होगा। तो मैं धन्यवाद दूंगा राजकुमार